नमस्कार स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी विषय के पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन का जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह है व्यापार क्रय यानी बिजनेस एक्विजिशन। इसमें हम एक कंपनी द्वारा किसी चालू व्यापार को खरीदे जाने के संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है या जो भी अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है तथा जो भी समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। कभी कभी एक व्यावसायिक फर्म या एक कंपनी पहले से विद्यमान किसी व्यावसायिक फर्म अथवा कंपनी के चालू व्यवसाय को या किसी एकाकी व्यवसाय को खरीदती है। अनेक बार किसी विद्यमान फर्म के व्यवसाय को क्रय करने के लिए एक नई कंपनी का समावेशन होता है, जबकि विक्रय होने वाला व्यवसाय किसी एकल व्यवसायी, साझेदारी फर्म या अन्य किसी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा होता है। जो व्यवसायी अपना व्यवसाय बेचता है उसको व्यवसाय विक्रेता या वेंडर कहा जाता है अंग्रेजी में। व्यवसाय खरीदने के बदले में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है उसे क्रय प्रतिफल यानी परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। किसी चालू व्यवसाय को खरीदते समय क्रेता कंपनी प्रायः विक्रेता के व्यवसाय की समस्त चल अचल मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां अथवा उनमें से अधिकांश संपत्तियां खरीद लेती है और व्यवसाय एवं विक्रेता के व्यवसाय की समस्त अथवा कुछ दायित्व भी खरीद सकती है या खरीद लेती है। जब क्रेता कंपनी विक्रेता के संपूर्ण व्यवसाय अथवा विक्रेता के व्यवसाय की समस्त संपत्तियां खरीदती है तो इस दशा में यह मान लिया जाता है कि कंपनी ने विक्रेता के व्यवसाय के रोकड़ एवं बैंक शेष एवं ख्याति को भी क्रय कर लिया है। कृत्रिम संपत्तियां मूल्य विहीन संपत्तियां होती हैं, इसलिए उन्हें क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता या उन्हें नहीं खरीदा जाता है। कृत्रिम संपत्तियों में हम मुख्य रूप से प्रारंभिक व्यय यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लाभानी खाते का डेबिट शेष और अन्य कोई हानियां हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है और उनका डेबिट शेष चल रहा है तो उन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम संपत्तियां हैं उन्हें क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता है क्योंकि ये वास्तव में कोई संपत्ति नहीं होती है। व्यापार क्रय के संबंध में अब हम क्रय प्रतिफल के निर्धारण के संबंध में बात करते हैं। व्यापार खरीदने के एवज में व्यवसाय विक्रेता को जो मूल्य दिया जाता है उसे क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। ये जो परचेज कंसिडरेशन है यानी क्रय प्रतिफल है, इसका निर्धारण दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो है क्रेता एवं विक्रेता के मध्य समझौते द्वारा निर्धारण और दूसरा है क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों यानी नेट एसेट्स के मूल्य के आधार पर निर्धारण। जब क्रेता और विक्रेता आपस में जो उनके व्यापार क्रय और विक्रय का समझौता उनके बीच होता है तो उसमें यह निश्चित कर लिया जाता है कि भाई कितनी संपत्तियां और दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा खरीदे जाएंगे और उसके संबंध में क्या मूल्य उसे भुगतान किया जाएगा। तो यह उनके आपस में समझौते के अनुसार निर्धारित हो जाता है कि कितना क्रय प्रतिफल है विक्रेता को भुगतान किया जाएगा। यदि दोनों के बीच समझौते द्वारा किसी क्रय प्रतिफल का निर्धारण नहीं होता है तो फिर जो दूसरा तरीका है कि क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों के मूल्य के आधार पर क्रय प्रतिफल का निर्धारण है वह किया जाता है। इसके अंतर्गत जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी द्वारा या क्रेता द्वारा जिस मूल्य पर लिया गया है और जिन दायित्वों को लिया गया है, तो जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने खरीदा है उनके मूल्य को जोड़ लेंगे और उसमें से जिन दायित्वों को क्रेता कंपनी ने लिया है उनके मूल्यों को घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो मूल्य प्राप्त होगा वह नेट एसेट्स वैल्यू होगी व्यापार की, यानी शुद्ध संपत्तियों का मूल्य होगा और वही
व्यापार का क्रय प्रतिफल माना जाएगा और उसी का भुगतान व्यापार के विक्रेता को किया जाएगा। कई बार सामान्यतः समझौते के अंतर्गत संपत्तियों का मूल्य और दायित्वों का जो क्रय मूल्य है वह निर्धारित नहीं होता कि संपत्तियों को किस मूल्य पर लिया गया है और दायित्वों को किस मूल्य पर लिया गया है। तब विक्रेता का जो चिट्ठा है क्रय की व्यापार विक्रय और क्रय की तिथि को उस दिन उन संपत्तियों का जो पुस्तक मूल्य है वही उनका क्रय मूल्य मान लिया जाता है और जो दायित्वों का उस दिन मूल्य है पुस्तक मूल्य है वही दायित्वों का क्रय मूल्य मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से फिर उन पुस्तक मूल्यों को ही संपत्तियों और दायित्वों का क्रय मूल्य मान लिया जाता है। तो व्यापार की जो शुद्ध संपत्तियां हैं यानी शुद्ध संपत्तियों के आधार पर क्रय प्रतिफल का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी द्वारा लिया गया है जिस मूल्य पर लिया गया है उन सभी संपत्तियों का योग करेंगे और उसमें से क्रेता कंपनी द्वारा खरीदे गए दायित्वों को जिस मूल्य पर खरीदा गया है उन दायित्वों के मूल्यों को उस संपत्तियों के योग में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो मूल्य ज्ञात होगा वह शुद्ध संपत्तियों का मूल्य होगा, नेट एसेट्स का मूल्य होगा और वही क्रय प्रतिफल माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं ख्याति या पूंजी संचय की राशि ज्ञात करना। जब क्रय प्रतिफल का निर्धारण आपसी समझौते द्वारा होता है तब क्रय की गई संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा निर्धारित क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों के मूल्य पर आधिक्य ख्याति का मूल्य माना जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब व्यापार के जो क्रय प्रतिफल का निर्धारण है वह क्रेता और विक्रेता के मध्य आपसी समझौते के द्वारा होता है तो भी हमें नेट एसेट्स की वैल्यू है वो ज्ञात करके देखनी होती है कि जो शुद्ध संपत्तियों का जो मूल्य है व्यापार की जो शुद्ध संपत्तियां हैं तो जो क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जा रहा है वो उन शुद्ध संपत्तियों से कम है या अधिक है। उसी के आधार पर हम ख्याति या पूंजी संचय की राशि का निर्धारण करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब जो क्रय प्रतिफल है वह शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो इसका मतलब जो अधिक जो भुगतान किया जा रहा है जो अधिक राशि भुगतान की जा रही है व्यापार के विक्रेता को वह ख्याति मानी जाती है और ख्याति के लिए भुगतान माना जाता है। और यदि जो व्यापार का क्रय प्रतिफल है वह शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से कम है तो इसका मतलब जो व्यापार का विक्रेता है उसको एक तरह से ये नुकसान है और जो क्रेता है उसको इसका फायदा है। तो जो क्रेता है वह यानी क्रेता कंपनी है वह इस कमी को पूंजी संचय मानती है और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। अगर सूत्र के रूप में अपन इसको दिखाएं तो गुडविल का मूल्य कैसे आएगा उसमें अपन करेंगे गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। तो इस प्रकार से जो व्यापार क्रय है उसके संबंध में भी ख्याति या पूंजी संचय की राशि का निर्धारण किया जाता है। एक बार फिर मैं बता दूं, यदि जो क्रय प्रतिफल है उसकी राशि शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो जो अधिक की राशि है वह ख्याति मानी जाती है और यदि क्रय प्रतिफल है वह शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से कम है तो जो कमी है वो पूंजीगत संचय मानी जाती है। आपके सामने एक बैलेंस शीट दिखाई जा रही है, बैलेंस शीट ऑफ फर्म ए एंड बी। इसमें जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए, मिसेज ए लोन है 1 लाख रुपए, जनरल रिजर्व है 80,000 रुपये, एज कैपिटल है 6 लाख रुपए और बीज कैपिटल है 4 लाख रुपए। एसेट साइड में जो संपत्तियां हैं वो हैं कैश 1 लाख रुपए, डेटर्स 1,30,000 रुपये, स्टॉक 2 लाख रुपए, मशीनरी 1,50,000 रुपये और बिल्डिंग्स हैं 6 लाख रुपए। इस व्यापार को किसी कंपनी द्वारा खरीदा जाता है और कंपनी और विक्रेता के बीच ये समझौता होता है कि सभी संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा और इनके खरीद का मूल्य क्या होगा
जो चिट्ठे में उनका मूल्य है, यानी चिट्ठे में जो संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य है उन्हें उसी मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा। तो इस संबंध में जो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य है उसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसके लिए हम जो भी संपत्तियां हैं जिन्हें क्रेता कंपनी ने खरीदा है, तो उन सभी संपत्तियों को जिस मूल्य पर खरीदा गया है उस मूल्य पर लेंगे और उन सब का योग करेंगे। यहाँ पर क्योंकि एसेट साइड में जो भी संपत्तियां दिखाई गई हैं सभी संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने क्रय कर लिया है। यहाँ पर कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे नहीं खरीदा गया, यानी कृत्रिम संपत्ति भी कोई इसमें नहीं दिखाई गई है। तो सभी संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने खरीद लिया है। तो इनका जो कुल संपत्तियों का मूल्य होता है वह 13,80,000 रुपये होता है। और इसमें से हम जो दायित्व खरीदे गए हैं उन्हें घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो दायित्व हैं वो हैं क्रेडिटर्स मिसेज ए लोन, यानी दो ही प्रकार के दायित्व हैं। तो हम जो दायित्व हैं 3 लाख रुपए के होंगे उन्हें इसमें से माइनस कर देंगे। तो 13,80,000 रुपये में से 3 लाख रुपए के जो दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा खरीदे गए हैं उसे माइनस करेंगे। 3 लाख रुपए कौन से होंगे, 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स के हैं और 1 लाख रुपया मिसेज ए लोन है। तो ये ही दायित्व है यहाँ पर, तो इन्हें कंपनी द्वारा खरीदा गया है। तो ये 3 लाख रुपए 13,80,000 रुपये में से घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो 10,80,000 रुपये होगा वह शुद्ध संपत्तियों का मूल्य होगा। अगर क्रेता और विक्रेता के बीच क्रय प्रतिफल का निर्धारण समझौते द्वारा नहीं होता है तो यही क्रय प्रतिफल माना जाएगा, यानी 10,80,000 रुपये ही क्रय प्रतिफल है वह माना जाएगा। मान लीजिए कि समझौते द्वारा क्रेता और विक्रेता के मध्य क्रय प्रतिफल है वह 11 लाख रुपए निर्धारित होता है और यहाँ पर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य है वो 10,80,000 रुपये है। तो इस स्थिति में जब 11 लाख रुपए क्रय प्रतिफल है और शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 10,80,000 है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये गुडविल यानी ख्याति के लिए भुगतान माना जाएगा। अर्थात यहाँ पे ख्याति का मूल्य है वह 20,000 रुपये होगा। और यदि मान लीजिए क्रय प्रतिफल है वह 10 लाख रुपये निर्धारित होता है, तो फिर यहाँ पर जो शुद्ध संपत्ति है उसका मूल्य 10,80,000 है और क्रय प्रतिफल है वो 10 लाख है। तो क्रय प्रतिफल का मूल्य शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से कम है, अतः जो कमी है 80,000 रुपये वह पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक जो कंपनी है जिसके द्वारा किसी चालू व्यापार को खरीदा गया है तो उस संबंध में क्रय प्रतिफल का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। एक कंपनी द्वारा किसी चालू व्यापार को खरीदे जाने के संबंध में जो लेखा प्रविष्टियाँ होंगी वो इस प्रकार से हैं। इसमें हम केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो प्रविष्टियाँ होंगी उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हमें अध्ययन इसमें अपने जो चैप्टर उसमें नहीं करना है। तो जो क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ करेंगी वो क्या होंगी, तो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले व्यवसाय विक्रेता की संपत्तियों तथा दायित्वों को खरीदने पर, यानी कंपनी द्वारा विक्रेता की जो जिन संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा गया है उसके संबंध में एंट्री करेंगे। तो जिन संपत्तियों को खरीदा गया है उन संपत्तियों को उनके नाम से डेबिट किया जाएगा और जिन दायित्वों को खरीदा गया उन्हें उनके नाम से क्रेडिट किया जाएगा और जो क्रय प्रतिफल है उससे वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री इस प्रकार होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR, यानी जो एसेट्स है उनको उनके नाम से अपन डेबिट करेंगे और टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट, लाइबिलिटीज़ को भी उनके नाम से ही यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा और टू वेंडर्स अकाउंट, तो ये क्रय प्रतिफल की राशि से वेंडर्स अकाउंट यानी विक्रेता के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी प्रविष्टि है वो है क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर, यानी जो व्यापार विक्रेता है वेंडर है उसको क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। क्रय प्रतिफल का भुगतान है वो कंपनी द्वारा नकद भी किया जा सकता है और शेयर्स या डिबेंचर्स के रूप में भी किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से जिस रूप में भुगतान किया गया है उसी रूप में एंट्री की जाएगी। तो जैसे देखिए
वेंडर्स अकाउंट DR यानी जो क्रय प्रतिफल का कुल मूल्य उससे वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर अगर उसको नकद भुगतान किया जाता है तो टू बैंक अकाउंट। अगर उसे इक्विटी शेयर्स दिए हैं क्रय प्रतिफल के भुगतान में तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। और अगर प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर डिबेंचर्स दिए हैं उसे भुगतान में तो टू डिबेंचर्स अकाउंट। इस प्रकार से ये क्रय प्रतिफल का भुगतान करने की प्रविष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में ही ये प्रविष्टियाँ की जाएंगी।